नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज जवानों की होगी और हमने नाम दे दिया है सावधान विश्राम। बड़ा प्रचलित नाम है, बड़ा सीधा नाम है, लेकिन इस सावधान के आगे जवान लगा दीजिए और विश्राम के हालात सत्ता से जोड़ दीजिए तो क्या होगा। दरअसल बात आज इसी की हो रही है और शुरुआत भी इसी की हो रही है। सरकार हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। देश की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों का सच उभरना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उभरकर सामने आ गया। अर्धसैनिक बलों की सुविधाओं के सवाल इस तरह उठने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन उठ गए। जवानों के परिवारों के जरिए जवानों को भावनात्मक तौर पर कमजोर दिखाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन दिखा दिया गया। और मीडिया को भी जवानों की मुश्किलों को लेकर देश की राजनीति के समानांतर कोई लकीर खींचनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन खींची जा रही है। तो आपके जहन में कई सवाल उठ सकते हैं। ये सवाल उठें और उस पर चर्चा शुरू हो, उससे पहले याद कीजिए जवानों को लेकर एक वक्त जनरल मानेकशॉ ने कहा क्या था। जरा इसे सुन लीजिए। The people of cities, towns, villages and towns where you come from won't look at you. Even your घरवाली will despise you. अब आपके जहन में तुरंत सवाल उठेगा, वह दौर अलग था, ये दौर अलग है, क्योंकि तब कोई जनरल राजनीति की तरफ ताकता झांकता तक नहीं था और राजनीतिक सत्ता भी सेना के जरिए सियासी चालों को नहीं चला करती थी। लेकिन जनरल वीके सिंह तो बकायदा चुनाव लड़कर मंत्री बन चुके हैं। जनरल जेजे सिंह पंजाब विधानसभा चुनाव के मैदान में हैं और जनरल रावत की नियुक्ति को लेकर उनके सीनियर रहे लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ये बोलने से नहीं चूक रहे कि पहली बार जनरल की नियुक्ति राजनीतिक दखल से हुई है। I was not resigning because I want to get to the bottom of who was behind this. तो क्या पहली बार जवानों के सवाल भी किसी राजनीतिक मुद्दे की तर्ज पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजनीति की बिसात पर सेना और सैनिक बलों को भी सियासी जमीन पर खड़ा किया जा रहा है। मसलन जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में सेना की मौजूदगी रहे ना रहे, इस पर दिल्ली और श्रीनगर की 2 आवाजें अलग अलग सुनाई देती है। के ऐसे हालात पैदा हों ताकि अफस्पा की इस देश में कहीं जरूरत ही न रह जाए, ये लगाने की नौबत न आए। जैसे एस्पा का लॉ है, हम नहीं कहते थे कि एकदम इसको उठा लो, मगर कहीं कहीं टेस्ट केस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अगर इस पे सोचा जाए कि अगर उसको धीरे धीरे उठाया जाए और देखा जाए वहाँ कैसा माहौल बनता है। यानी सियासत के लिए कहीं सेना की मौजूदगी सुरक्षा है तो कहीं नागरिकों की जिंदगी दुश्वार करती है। और याद कीजिए, महीने भर पहले ही कोलकाता की सड़कों पर सेना की मौजूदगी को लेकर संसद के भीतर बाहर कैसा हंगामा हुआ। मोटिव इज पॉलिटिकल, मोटिव इज विंडिक्टिव, मोटिव इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्मी যতক্ষণ এখান থেকে উইথড্র না হবে। आज एक राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार भारतीय सेना के बारे में कहा है, उसे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। तो क्या पहली बार जब जवानों को भी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और जवान भी जब राजनीति के चलते अपने हालात को देख परख रहे हैं, तो देश की सुरक्षा करते हुए अब वह उस सच को उन्हीं माध्यमों से सामने लाना चाह रहे हैं जिन माध्यमों से राजनीति सेना या अर्धसैनिक बलों को अपनी सियासत के लिए साधती रही। में तो मेरे को शामिल ही नहीं किया गया ना, मेरे को तो कहीं पूछा ही नहीं गया, ले जाए नहीं गया, बल्कि धमकाया हो गया। और डीजीपी साहब ने मेरे को तो जांच में शामिल ही नहीं किया किसी ने। जब हम माँ बाप में उसके जो हमने बच्चा फौज में भर्ती किया तो कुछ सुविधा के लिए किया है, हमारी कोई बात हो जाए तो हमको क्या मिलेगा बताओ। यानी नियम कायदे नहीं बल्कि सेना का अनुशासन भी टूट रहा है। या पहली बार ये हालात राजनीति को पाठ पढ़ा रहे हैं कि सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना किया जाए, क्योंकि मौजूदा सच तो यही है कि देश बिना जवानों के चल नहीं सकता और ना देश बच सकता है। और किसी भी देश को अपने पांव पर खड़े होने के लिए सिर्फ सेना के भरोसे रहना पड़ेगा।
राजनीतिक सत्ता के जरिए ही देश को देखना पड़ेगा, या फिर यह मानकर चलना होगा कि जो भी संविधान में लिखा हुआ है उस आश्रय देश चले, लोकतंत्र की जो विधाएं हैं वो काम करे, इंस्टीट्यूशन काम करते हुए नजर आए? या फिर अगर सब कुछ खत्म हो रहा है तो आइए जरा देख लीजिए इस देश के भीतर जिन जवानों को लेकर सरकार पिछले 48 घंटों से उहापोह की स्थिति में है, बीएसएफ के भीतर खलबली मची हुई है, अफसर अधिकारी क्या क्या सोच रहे हैं। इस देश में वाकई जवान ना हो तो फिर देश कहां कैसे टिकेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात से कश्मीर की सीमा तक जवानों की तैनाती, बांग्लादेश सीमा पर जवानों की तैनाती, चीन की सीमा पर अरुणाचल में जवानों की तैनाती, नेपाल की सीमा पर जवानों की तैनाती, नक्सल प्रभावित इलाकों में जवानों की तैनाती, नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ रोकने के लिए जवानों की तैनाती, कश्मीर में आतंकवाद कुचलने के लिए जवानों की तैनाती, देश में कहीं भी कैसा भी चुनाव हो जवानों की तैनाती, अमरनाथ यात्रा सही तरीके से हो जवानों की तैनाती, देश में कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए तो जवानों की तैनाती, मादक द्रव्य से लेकर मानव तस्करी को रोकने के लिए जवानों की तैनाती, एयरपोर्ट, एनटीपीसी, एनएचपीसी, ओएनजीसी, यूरेनियम की सुरक्षा और तो और वीआईपी सुरक्षा तक के लिए जवानों की तैनाती। जी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, सीआईएसएफ, एनएसजी, इनसे जुड़े तमाम जवानों की नियुक्ति देश के हर जगह हर हिस्से में होती है। यानी देश के सामने आने वाली हर मुश्किल के सामने अर्धसैनिक बलों की तैनाती ही देश को किसी मुश्किल में आने नहीं देती। और अगर 14 लाख सेना को छोड़ दें तो सच यही है कि अर्धसैनिक बलों के 33 लाख जवान ही देश को हर मुश्किल से निजात दिलाने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। और इस मुस्तैदी का दूसरा सच यह भी है कि बीते 10 बरस में 3,393 जवान इन्हीं हालातों में शहीद हो गए। मसलन 2005 से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा जवानों की मौत नक्सल प्रभावित इलाकों में 1,852, उसके बाद कश्मीर के आतंकवाद से जूझते हुए 1,032 जवान शहीद हो गए, नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ रोकने के लिए 496 जवान मारे गए और पंजाब में 13 जवान मारे गए। यानी जवान जिन तमाम मुश्किल हालातों से जूझते हुए देश के हर हिस्से में तैनात रहते हैं, उसमें यह सवाल उठ सकता है क्या जितनी सुविधा जवानों को दी जा रही है वह ठीक है, या फिर सेना का कोई चेहरा नहीं होता तो जवानों की सुविधाएं किसी की प्राथमिकता भी नहीं होती। यानी जवानों के साथ अनुशासन जुड़ा है तो वो खामोश है, और देश में कहीं भी अनुशासन टूटता है या कोई भी मुश्किल आती है तो वहां जवानों की तैनाती कर सरकारें अपना काम पूरा मान लेती है और जवान सारे कार्य देश के तमाम अंतर्विरोधों के बीच में करता है, चाहे वो गवर्नेंस का अंतर्विरोध हो, सरकार का हो, राजनीति का हो या लोगों का हो। मसलन कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर जवान, लेकिन बाढ़ आ गई तो फिर जवान ही बचाने निकला। वो अभी कश्मीर में आदिवासी इलाकों में सरकारी नीतियां फेल हैं तो वहां पनपते माओवाद की हिंसा के सामने जवान ही खड़ा है। प्रकृति से खिलवाड़ हर जगह हो रहा है और असर बाढ़, सूखे, तूफान और इनसे राहत दिलाने के लिए जवान को ही बुलाया जाता है। और इन सब के बीच सांसद अपने वेतन भत्ते के लिए संसद में तो हंगामा कर देते हैं, लेकिन जवानों की सुविधा पर हंगामा संसद में कभी नहीं होता। तो क्या देश के इन हालातों ने ही पहली बार जवानों में बेचैनी पैदा कर दी है कि कोई उनके हालातों पर भी गौर करे? क्योंकि जवानों के वेतन, जवानों की सुविधा से कई गुना ज्यादा रफ्तार से हर सरकार को हर मुश्किल से निजात पाने के लिए इस दौर में जवानों की ही जरूरत पड़ रही है और जवान दिन रात जुटा है। तो क्या पहली बार राजनीतिक सत्ता कटघरे में है, राजनीति कटघरे में है, देश के आम लोग कटघरे में है, या फिर एक सिस्टम ही कटघरे में है जिसने जवानों की लगातार अनदेखी की? जवान तो सावधान की मुद्रा में ही है, चाहे सीमा पर हो, नक्सल प्रभावित इलाके में हो या दिल्ली के विजय चौक पर खड़ा हो जहां सुबह 4 बजे ड्यूटी बदलती है और देर शाम ढलने के बाद भी वो लगभग 12 घंटे खड़ा ही रहता है। वो सावधान की मुद्रा में है। लेकिन यहां से शुरुआत होती है एक विश्राम की, सियासत की विश्राम, राजनीतिक सत्ता का विश्राम। आइए इसे भी देख लीजिए।
देश में करीब 47 लाख जवान हैं और सरपंच से सांसद तक चुने हुए प्रतिनिधियों की तादाद देश में 28,20,726 है। और अगर सक्रिय जवान और सक्रिय नेताओं की फहरिस्त समझें तो 27,49,700 जवान देश में सक्रिय हैं। वहीं राजनीति करते लोगों की तादाद 3 करोड़ से ज्यादा की है। और इन आंकड़ों का जिक्र इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता को ही जवानों की सुध लेनी है, जवानों को मिलने वाली सुविधाएं देखनी परखनी है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने आज उस रिपोर्ट को भी मंगा लिया जिसका जिक्र एक जवान ने खाने को लेकर किया था। बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों का वीडियो सामने आने के बाद अब सरकार ने भी आंखें खोल ली हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है, उससे साफ है कि अब इसमें लीपापोती संभव नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब राजनीतिक सत्ता उस दिशा में देखेगी तो हालात सुधर जाएंगे? लेकिन इन सब के बीच जरा मौजूदा वक्त के हालातों को भी समझ लें। 47 लाख अफसर जवानों के लिए वेतन भत्ते का सालाना बजट 95,852 करोड़ है। यानी हर जवान अफसर को औसतन हर महीने 20,000 रुपए ही मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुने हुए प्रतिनिधियों को कई सौ गुना ज्यादा मिलते हैं। मसलन सांसद हो या विधायक, हर महीने 1 से 2 लाख रुपए उन्हें मिलते हैं। और तो और देश के ग्राम पंचायत हो या इंटरमीडिएट पंचायत या जिला पंचायत, जिनकी कुल तादाद 28,20,000 है, उन्हें भी औसतन हर महीने 20,000 रुपए से ज्यादा ही मिलता है। और जब जवान के भोजन के बारे में देश के रक्षा मंत्री से पूछा जाता है तो पहले इनकी भी सुन लीजिए। चिकन रहती है वो वहाँ ही काटते थे, बुचर खाना होता था हर एक आर्मी यूनिट में। ये एक मिनट, ये क्वालिटी इतना मेंटेन नहीं होता था। अभी हम फ्रोजन चिकन 26 सेंटर में सक्सेसफुल सप्लाई कर लिया है। तो चिकन कितना मिलेगा और खाना क्या मिलता है जब रक्षा मंत्री इसी में गुम है? तो एक सवाल यह भी कि जवानों को भोजन कैसा कितना मिलना चाहिए? अभी देश इसी हालात में फंसा हुआ है। ऐसे में संकट क्या माना जाए? क्योंकि मुश्किल यह नहीं कि देश में असमानता इतनी ज्यादा है कि एक तरफ 37 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे और दूसरी तरफ 1 लाख लोगों के पास देश का 57% संसाधन है। मुश्किल तो यह है कि जनता के पैसे पर या कहें टैक्स पेयर का सबसे ज्यादा पैसा नेताओं पर ही खर्च होता है। और उसकी एक मिसाल है, हर बरस 4 अरब रुपए सांसद निधि के तहत बांटे जाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल वहीं जा उलझा है, क्या सेना को लेकर सरकार वाकई संवेदनशील हो रही है? क्योंकि एक जवान के वीडियो के बाद सरकार जागी तो जरूर है, लेकिन क्या ये हंगामा सिर्फ अपनी नाक बचाने भर का तो नहीं? क्योंकि गवर्नेंस जिस रास्ते देश में चल रही है वहाँ सफलता मिल नहीं पा रही। तो ऐसे में कई सवाल और भी हैं। सवाल गवर्नेंस को लेकर हो, सवाल गवर्नमेंट को लेकर हो, आइए उन सब के बीच इस देश के भीतर सत्ता जब चलती है तो उसके अंतर्विरोध किस रूप में सामने आते हैं। लेकिन जवान का सच सामने आया तो ये सारे अंतर्विरोध कहीं कारपेट के नीचे चले गए। क्या है ये अंतर्विरोध? तो अब यह लगभग तय हो चला है कि पोंगल के मौके पर तमिलनाडु में विवादित जल्लीकट्टू का खेल नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने न मोदी सरकार के नोटिफिकेशन को माना, न वकीलों के ग्रुप की सुनी। हालांकि इन सब के बीच तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन यहां मुद्दा जल्लीकट्टू का नहीं। मुश्किल तो यह है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को लेकर सरकार ने जब अपनी शुरुआत की तो क्या मौजूदा वक्त में जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी या फिर सरकार जो चाहती थी वो आखिर सफल हो क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि सरकार ने एक के बाद एक कई योजनाओं का ऐलान किया। मसलन हाल में नोटबंदी के फैसले के गलत क्रियान्वयन को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। और डिजिटल इंडिया को लेकर अब एसोचैम और डिलॉइट ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठा दिया है। और इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की धीमी गति और देरी की वजह ही यही है कि देश में बुनियादी ढांचा ही नहीं है और विकास भी धीमा है। यहाँ तक कि महानगरों में स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं है, जबकि 10 गुना ज्यादा तेजी से स्पेक्ट्रम चलना चाहिए। और यह हाई स्पीड डेटा देने में सबसे बड़ी बाधा भी है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि नागरिकों को डिजिटल टेक्नोलॉजी आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए एक कस्टमाइज्ड ऐप और सेवा तैयार होनी चाहिए, जो है ही नहीं। और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए बुनियादी ढांचा ही नहीं है। तो फिर सरकार सोच कैसे रही है कि दरअसल डिजिटल इंडिया आ जाएगा? सवाल सोचने या लागू नहीं हो पाने भर का नहीं है। मुश्किल तो यह है कि इस बीच में श्रम आयोग की रिपोर्ट भी आई, जिसमें बताया गया कि बेरोजगारी दर 2015-16 में 5% पर पहुंच गई, जो 5 बरस में सबसे ज्यादा है। और नोटबंदी के बाद
बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसका अभी कोई पूरा आकलन तो नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बीच तकरीबन 14 लाख नौकरियां गई हैं, इसे सरकार मान रही है। और इन सब के बीच मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया तक को लेकर कई सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए इस दौर में सरकार को जिन बातों का जिक्र करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है? मसलन SIZ, जो विकास का पूरक एक वक्त माना जाता था, उसी पर सवाल उठा दिए। कैग के मुताबिक SEZ में आई जमीनों पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाकर बड़ा मुनाफा कमाया जा रहा है। रोजगार, निर्यात और आर्थिक गतिविधियां संबंधी आंकड़े भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, 6 राज्यों में तकरीबन 5402 हेक्टेयर यानी 14% जमीन को देखकर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए परिवर्तित भी कर दिया गया, जो कि सेज नियमों के खिलाफ है। तो क्या सरकार इन स्थितियों को समझ नहीं पा रही है या गवर्नेंस कहीं फेल हो रही है? क्योंकि याद कीजिए, शुरुआत तो स्वच्छ भारत अभियान से हुई थी, उस पे करोड़ों खर्च भी हुए। और इन सब के बीच ऑनलाइन सर्वे बताता है कि यूपी, दिल्ली, पंजाब और बिहार में ये अभियान पूरी तरह फेल हो गया। तो सवाल ये नहीं है कि सरकार किन किन मुद्दों को लेकर कितनी सक्रिय हो चली है, सवाल ये है कि सक्रियता के साथ ऐलान के बाद क्या वाकई हालात अनुकूल हो रहे हैं या सिर्फ ऐलान हो रहा है। जिक्र हमने कल भी किया था और आज भी करना पड़ेगा, कोई देश बादशाहों से नहीं अवाम से बनता है। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी चरखा काटते हुए खादी के ब्रांड एम्बेसडर तो रहे हैं, हर कोई जानता है। तो क्या यह मान लिया जाए मौजूदा वक्त में ब्रांड एम्बेसडर बदल गए? आइए यह भी देख लीजिए। गौर से देखिए, यह खादी ग्राम उद्योग आयोग के साल 2017 के कैलेंडर और डायरी का कवर पेज है। प्रधानमंत्री मोदी कवर पेज पर छाए हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है, इस कैलेंडर और डायरी से बापू गायब हो चले हैं। जी, खादी के ब्रांड एम्बेसडर तो महात्मा गांधी को ही माना गया और शायद इसीलिए हर बरस खादी ग्राम उद्योग का कैलेंडर हो या डायरी, पहले पेज पर बापू ही रहते थे। ऐसे में साल 2015 के कैलेंडर के इस कवर पेज को भी देख लीजिए। लेकिन 2016 में कमाल हुआ, पहली बार जब बापू को कवर पेज से हटा दिया गया, लेकिन कवर पेज पर किसी और को जगह नहीं मिली। तो लगा यही कि शायद इस बार चूक हो गई होगी, क्योंकि कोई दूसरा ब्रांड एम्बेसडर तो हो नहीं सकता। लेकिन बरस बीता और अब 2017 में बापू आउट और मोदी इन हो गए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलेंडर और डायरी दोनों में पहले पेज पर छा गए। और यह सब कुछ अब खादी ग्राम उद्योग के कर्मचारियों को भी नहीं भा रहा। इतना ही नहीं, खादी ग्राम उद्योग में कर्मचारी यूनियन शिवसेना चलाती है। तो ऐसे में खादी ग्राम उद्योग कर्मचारी सेना के सदस्यों ने आज काली पट्टी बांध ली और बाकायदा बोर्ड पर लिखकर इस तरीके से अपना विरोध भी जताया। जैसे गांधी जी का पहले हर जगह हम चित्र देखते थे, चरखा चला रहे हैं, औरत लोग बैठे हैं, यही अगर चित्र हमारे मोदी जी के बारे में छपवाया है, ये सरासर गलत नहीं तो पाप है, गंभीर गुनाह है। ये कैलेंडर जो हर घर में पहुंचने वाला है। लेकिन विरोध का क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर चस्पा है, किसी को इनकार होना नहीं चाहिए। और मोदी मौजूदा वक्त में खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। या फिर खादी ग्राम उद्योग का ये कदम संकेत है कि देश की हर योजना पर अब एक ही एम्बेसडर होंगे, वो प्रधानमंत्री, क्योंकि अब इस मुद्दे पर राजनीति तय है। और महाराष्ट्र में तो सरकार भी शिवसेना और बीजेपी मिलकर चला रही है। तो ऐसे में बापू की जगह मोदी आ गए तो फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कर्मचारियों ने वहां पर प्रबंधन से शिकायत की और उन्हें भरोसा पिछले बरस दिया गया था कि अगले बरस ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बरस हो बिल्कुल उल्टा गया। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे महात्मा गांधी को इतना कुछ खास नहीं चाहते थे। अपने भाषणों में भी उन्होंने ये बात कई बार जाहिर की थी। लेकिन खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की डायरी और कैलेंडर से बापू की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्या लगी, शिवसेना को यह बात खलने लगी। और अब लगता है कि यह बात दूर तक जाएगी। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। चरखा काटते बापू, चरखा काटते मोदी, बात दूर तलक जाएगी। बहुत तेरे ऐसे सवाल हैं जो सवाल दरअसल इस दौर में क्या गुम होते चले जा रहे हैं। और संयोग देखिए, सियासत इस रूप में विश्राम हो चली है कि उसे कोई विचारधारा, कोई सोच, कोई कार्यकर्ता, कोई प्रतिबद्धता नहीं चाहिए। मसलन यूपी के चुनाव में एक शख्स ऐसा जो एक तरफ गीत गाता है अखिलेश के लिए, दूसरी तरफ वो गीत गाता है मायावती के लिए। दोनों गीतों को सुनिए जरा।
चल पलक झपक बे धड़क धड़क, चल पलक झपक बे धड़क धड़क। ए चिकनी है अब तो सड़क सड़क, लखनऊ दिल्ली बे धड़क धड़क, चल पूर्वांचल तक धड़क धड़क, चल पूर्वांचल तक धड़क धड़क। से परिवर्तन की आवाज उठेगी, अब ना जुल्म के फंदों से हिम्मत की ललकार घुटेगी, अब हिम्मत की ललकार उठेगी, अब हिम्मत की ललकार उठेगी। आप लोगों को पूरे जी जान से लगना है और बीएसपी को नंबर 1 पर जिताकर भेजना है, नंबर 1 पर सीटें जिताकर भेजनी है। जाहिर है कैलाश खेर ने गीत गाया, उन्हें पेमेंट हो चला होगा। कैशलेस का दौर जरूर है लेकिन पेमेंट तो हो ही चला होगा। तो अखिलेश हाईटेक, मायावती हाईटेक। अब आज कैलाश खेर की और आज सी रामचंद्रन की जयंती है, तो उनका कौन सा गीत सुनाए, जहां फिट करना है कर लीजिए।